नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पहली खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गुरुवार को हुई हिंसक घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी की ये घटना आज हर किसी की जुबान पर है। घटना को उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने बहुत ही गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि वहां पर अतिक्रमण हटाने का काम हो रहा था। पहाड़ों और कई जगहों पर अवैध तरीके से मजार बनाए गए हैं। इसमें पहले भी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि सुनियोजित तरीके से माहौल बिगाड़ा गया और थाने पर हमला किया गया है। पूर्व डीजीपी का कहना है कि इस हिंसक घटना में कहीं ना कहीं कट्टरपंथी संगठन का हाथ है। उनका मानना है कि जांच में पीएफआई जैसे संगठन की भूमिका सामने आ सकती है। बीजेपी सांसद ब्रजलाल का कहना है कि जिन लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया है उन पर उत्तराखंड सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी। देखिए, हल्द्वानी की घटना दुखद है। वहां की सरकार उस पर नियंत्रण पा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरी तरह से सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। पूर्ण रूप से शांति है शहर में। आप देख ही रहे हैं, यातायात नॉर्मल है, सारी दुकानें खुली हुई हैं। हम लोग लगातार सभी वर्गों से हमारी बातचीत चल रही है। किसी प्रकार का कोई तनाव परिलक्षित नहीं हुआ है। जीवन पूरी रूप से सामान्य रूप से चल रहा है। पुलिस बंदोबस्त पूरी तरह से चौकन्नी है और आप देख रहे हैं सभी वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ तक मैं भी हूँ यहाँ मौके पर, और डिप्लॉयमेंट सभी स्थानों पे जो भी संवेदनशील स्थान है वहाँ किया गया है। अधिकारी खुद फुट पेट्रोल कर रहे हैं और नागरिकों से, और जो हमारे विशेष रूप से विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु हैं उनसे भी हम लोग अपना संपर्क बनाए हुए हैं। तो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। लोग सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत करें। इन जनरल हम अलर्ट हैं ताकि कोई अराजक तत्व इस सिचुएशन का फायदा ना उठाए। उस पर हम लोग अपनी सतर्क नज़र रखे हुए हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। इस मौके पर जिला प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा और स्नान के लिए कई इंतजाम किए हैं। संगम तट पर देर रात से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। अमावस्या का अपने आप में अभूतपूर्व महत्व है। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मौनी अमावस्या के दिन जब व्यक्ति मौन व्रत की अवधारणा करते हुए त्रिवेणी संगम में स्नान करता है तो जीवन की धन्यता को प्राप्त करता है। आज से 5,500 वर्ष पहले द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी ने भी मौनी व्रत का व्रत धारण करते हुए त्रिवेणी संगम में स्नान करके उन्होंने संसार को यह बताया था कि हमारे ये व्रत लोक मंगल कल्याण की कामना से सृजित किए गए हैं। अतः आज के दिन प्रातः काल उठ करके मौनी व्रत धारण करते हुए संगम स्नान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ओम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटसपत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि चमर जमन अरुगंग तरंगा देख होए दुख दारिद्र भंगा। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम का स्नान मौनी अमावस्या पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोक मंगल की कल्याण की साधना को सृजित करता है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये मौनी अमावस्या का पर्व है और मध्य रात्रि से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान प्रारंभ कर दिया है। संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर लगातार श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या आ रही है। सुरक्षित स्नान देने के लिए सारे उपक्रम किए गए हैं। जल में सुरक्षा देने के लिए डीप वाटर बैरिकेडिंग, जाल, उसके साथ साथ प्रशिक्षित गोताखोर, जल पुलिस के लोग, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, फ्लड कंपनीज के जवान, ये लगातार जल में मौजूद रहकर स्नानार्थियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक योगदान दे रहे हैं। बाकी फील्ड में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोग श्रद्धालुओं को लगातार आगाह कर रहे हैं। आने और जाने के मार्गों के बारे में बता रहे हैं, स्नान घाटों के बारे में बता रहे हैं, पार्किंग स्थल की जानकारी दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार की इकाइयां अपना योगदान दे रही हैं। एटीएस के कमांडोज, आरएएफ की टीम्स, एसटीएफ की टीम्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड्स, एएस चेक टीम्स, महिला पुलिसकर्मी, घुड़सवार पुलिस, ये सारे लोग सक्रिय हैं। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हम लोग नज़र रख रहे हैं।
जो सारे पीपे के पुल हैं वो उनको अलग अलग निर्धारित किया गया है कि किन पुलों से आना है, किन पुलों से जाना है, और स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर लाल कृष्ण आडवाणी के बाद इस साल भारत रत्न के लिए 3 और नामों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले स्वामीनाथन को भी इस साल भारत रत्न देने की घोषणा की है। वहीं इस फैसले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पहले ट्विटर पर तमाम रिएक्शन आ रहे हैं। वहीं चौधरी चरण सिंह के पोते और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले के प्रति खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी प्रधानमंत्री की ओर से लिखे एक मैसेज पर रिप्लाई करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हैं, दिल जीत लिया। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत बधाई, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसानों की खुशहाली के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग समाजवादी पार्टी ने भी की थी। जिन लोगों को भी ये सम्मान मिला है उन्हें बधाई। जहां तक आरएलडी के बीजेपी के साथ गठबंधन की बात है तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ये बातें मीडिया में ही हैं और वहीं से पता लग रही हैं। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इधर बात नहीं हुई है और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इससे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता। खबर नई दिल्ली से है, जहां पीएम मोदी ने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा करते हुए कहा, ये बेहद खुशी की बात है कि भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में हमारे देश में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। आपको बता दें कि उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत सिंह के दादा और किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को काफी समय से भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। आखिरकार उन्हें भारत रत्न मिलने जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से उनके दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने मिठाइयां बांटी हैं। किया गया। इस बीच उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 500 साल बाद भगवान राम लला के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। उन्होंने कहा कि पहले भगवान राम टेंट में विराजमान थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में भगवान विराजमान हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है विश्व के सबसे बेहतरीन मंदिरों में राम मंदिर का पहला स्थान है। उन्होंने आगे कहा भगवान राम से मिलने खुद लक्ष्मण आए हैं। बता दें कि सांसद लक्ष्मण नमल राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति व पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के पुत्र हैं। A strong link between Sri Lanka and India, especially religious and cultural, and also the Ramayan trail in Sri Lanka is the Ramayan circuit in Sri Lanka is connected to Ayodhya city, and it's very popular among most of the Indian devotees. So we believe my visit today will not only be symbolic but also will strengthen the relationship between the Ramayana trail in Sri Lanka and in India. रामायण ट्रेल एक पर्यटन स्थल है और न केवल पर्यटन स्थल है श्रीलंका का, लेकिन वो आस्था का केंद्र भी है। अधिक से अधिक दक्षिण भारतीय वहाँ पे आस्था का केंद्र मानते हुए वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। तो उनका भी विजिट का पर्पस यही है कि अधिक से अधिक श्रीलंकन पीपल भी यहाँ अयोध्या में भगवान श्री राम जी का दर्शन लेने हेतु पधारे
और श्रीलंका और भारत की बीच में जो फ्रेंडशिप है उसको स्ट्रेंथन करें। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट ऐतिहासिक रूप से यादगार रहा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार शुक्रवार को पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश का बजट पेश किया। आगे आपको बता दें कि सबसे खास बात इसमें यह है कि 20 साल बाद कोई वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ का बजट पेश कर रहे हैं और वह भी पेपरलेस। इस बार ब्रीफ केस पर पहली बार भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बजट ब्रीफ केस में छत्तीसगढ़ के जनजाति कला की प्रसिद्ध पहचान ढोकरा शिल्प की झलक नजर आई है। वहीं गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ग्रीस की प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ की डोकरा कलाकृति भेंट की गई थी, जिससे इस कला की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है। वित्त विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद ओपी चौधरी ने अलग अलग विभाग के मंत्रियों और अफसरों के साथ बैठक भी की थी। फिर चर्चा के बाद प्रदेश के बजट तैयार किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जनजीवन पर उसके प्रभाव पर श्वेत पत्र लोकसभा में पेश किया है। इस श्वेत पत्र में सरकार ने 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था की स्थिति का लेखा जोखा पेश किया है। इसके अलावा व्हाइट पेपर में बताया गया है कि साल 2014 में मोदी सरकार आने के बाद किस तरह से अर्थव्यवस्था को संभाला गया। वहीं शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल को सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया था। आपको बता दें कि सदन में नियम 342 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। बता दें कि सदन में व्हाइट पेपर पर बहस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से शासन संभाला तब अर्थव्यवस्था संकट में थी। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी से ज्यादा बुरे हालात कोविड-19 महामारी के समय थे, लेकिन सरकार की नीति और नीयत साफ थी तो अच्छे परिणाम सामने मिले। ये श्वेत पत्र स्पष्ट रूप से बताता है कि अगर सच्ची गंभीरता, पारदर्शिता से और राष्ट्र को प्रथम रखकर सरकार काम करती है तो परिणाम कितने सकारात्मक होते हैं। और यदि आप देश को प्रथम नहीं रखते, पहले परिवार को सामने रखते हैं तो परिणाम कैसे होते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि लोकसभा में यूपीए सरकार के घोटालों का जिक्र करते हुए वो बोली, आपने कोयले को राख में बदल दिया है। कोयला खनन घोटाले से देश का बहुत नुकसान हुआ है, जिसके कारण नौकरियों में नुकसान हुआ, निवेश नहीं आया और सहायक लघु उद्योग पूरी तरह ठप पड़े। बिजली उत्पादन के लिए कोयला आयात करना पड़ा। हमने अपनी नीतियों के माध्यम से कोयले को हीरे में तब्दील कर दिया है। कोयला खनन विशेष प्रावधान कानून बनाया और जिला खनन कोष स्थापित किया गया है। सर, दैट इज वन स्टोरी ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सरकार ने भारत देश को कैसे बचाया। नहीं बचाया, मगर कोविड के बाद माननीय मोदी जी ने इस देश का कैसे संभाला, वैक्सीन सबको मुफ्त में दिला दिया और देश को प्रोटेक्ट किया। वो कैसे हुआ? सीएजी के रिपोर्ट में ये बोला गया कोल स्कैम के ऊपर 1.86 लाख करोड़ का भारत के लिए नुकसान पहुंचाया। 1.86 लाख करोड़ का नुकसान इनके कोल स्कैम के वजह से भारत देश ने भुगतना पड़ा। फिर सर, सुप्रीम कोर्ट उस सिचुएशन को इतना गंभीरता से लेकर के 214 कोल ब्लॉक्स का लाइसेंस को रद्द करवाया, रद्द कर दिया। सिस्टम हो गया, बंद हो गए, सफाई हो गया, मगर उससे क्या हुआ देश का? उसका देश के लिए क्या हुआ? उसका असर देश के लिए कितना हुआ?
खबर प्रयागराज से है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि रासुका के तहत निरुद्धि की सरकार से पुष्टि पर 3 माह की अवधि बीतने के बाद राज्य सरकार को पुनर्विचार कर अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं है और 3 माह के बाद की गई निरुद्धि अवैध मानी जाएगी। आपको बता दें कि कोर्ट का आदेश है कि सरकार निरुद्धि पर 3 माह की अवधि को बढ़ा नहीं सकती, लेकिन जिलाधिकारी को नए सिरे से रासुका की धारा के अंतर्गत आदेश पारित कर निरुद्धि का अधिकार है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने रासुका में 12 जुलाई 2023 से निरुद्ध गाजियाबाद निवासी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी की अन्य किसी केस में वांछित न होने पर तत्काल रिहाई के आदेश दे दिए हैं। खबर वाराणसी से है, जहां जिला जज के पद से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने कहा कि हम न्यायिक सेवा में हैं। 31 जनवरी को अवकाश ग्रहण किया है। जब तक मैं न्यायिक सेवा में रहा, मैंने पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य मेहनत के साथ किया है। वहीं ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति का आदेश देने के मामले में उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को सुनकर आदेश किया गया है। जब भी कोई प्रार्थना पत्र आया तो दोनों पक्षों को सुनकर फैसला सुनाया गया है। न्याय के उद्देश्यों को पूरा करके ही फैसले सुनाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हर मुकदमे में फैसला इसी आधार पर लिया गया है कि ज्ञानवापी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनके पास आया, जिससे एक दबाव भी था। इसके बावजूद सभी पक्षों को अदालत में अपनी बात कहने का भरपूर मौका दिया गया है। जब भी कोई प्रार्थना पत्र आया तो दोनों पक्षों को सुनकर फैसला सुनाया गया। न्याय के उद्देश्यों को पूरा करके ही फैसले सुनाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि न्यायिक सेवा के दौरान प्रयास करता था कि जो जजमेंट है वह न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखे जाए और उसमें किसी तरह की गलती ना रहे। आगे उन्होंने कहा कि इसी वजह से जो भी फैसले मैंने किए उसमें ध्यान रखा कि पदावली पर जो साक्ष्य हैं इसी भावना से फैसले लूं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा और ज्ञानवापी पर आए कोर्ट के फैसले को लेकर शुक्रवार को हमीरपुर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा है। आपको बता दें कि आलाधिकारी के निर्देश पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के मस्जिदों के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। दरअसल हल्द्वानी में आगजनी और हिंसा को लेकर जिले की सभी कोतवाली और थानों के प्रभारियों को जुमे की नमाज के दौरान अलर्ट रहने के बाद ही पैदल गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे देखते हुए शुक्रवार को सुबह से ही मस्जिदों के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। वहीं जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए उपद्रव करने वालों पर पुलिस की कड़ी निगरानी बनी रही और पुलिस के आलाधिकारी पुलिस बल के साथ क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा बलों की सख्ती के बावजूद भी आतंकी गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पा रही है। दहशतगर्दों ने एक बार फिर से श्रीनगर में खलल डालने की कोशिश की है। बुधवार देर शाम को श्रीनगर में आतंकियों ने घात लगाकर 2 युवकों पर हमला कर दिया था, जिसमें दोनों की जान चली गई है। आपको बता दें कि दोनों पंजाब के अमृतसर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि श्रीनगर में एक आतंकवादी हमले में मारे गए अमृतपाल सिंह और रोहित मसीही अमृतसर के चामियारी गांव के रहने वाले थे। वे दोनों काफी गरीब परिवार से आते थे। परिवार का पालन पोषण करने के लिए दोनों जम्मू कश्मीर में मजदूरी करने के लिए गए थे, लेकिन आतंकियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। नेशनल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।